हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये क्लास आप बहुत ही उपयोगी है। हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास जो है हमारी सामान्य ज्ञान टॉप 100 जीके क्वेश्चन पेपर में यही आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से रट डालो। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यहीं से रट डालते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा स्टडी वेल 77 चैनल है, इसे आप लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही इतिहास के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। यहाँ पर ये क्लास है आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसएससी और एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, यूपीपी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतिहास हिस्ट्री के यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की कुल संख्या कितनी है। देखते हैं यहाँ पर वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। आपके वेद हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद से ही हमारा जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद, हम ये वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ। अर्थात बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अशोक हुआ। बिंदुसार का पिता कौन था, तो बिंदुसार का पिता जो थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये बिंदुसार के पिता थे। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र कौन बना, तो ये अशोक बने। अशोक किस धर्म को अपनाया था, तो ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध के पश्चात 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिकंदर, सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया, अर्थात सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया, अर्थात सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करने कब आया था, तो उसने युद्ध किया था ये 326 ईसा पूर्व में। कब किया था, तो सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में। और जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो ये आकर पंजाब में ही, पंजाब के एक राजा जो थे यहाँ पर पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। और इसके बाद सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद उससे मित्रता करके सीधे फिर से यूनान वापस चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, अर्थात अरबों ने सऊदी अरब से, अर्थात अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 712 ईस्वी में किया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि 712 में अरबी आक्रमणकारी पहले कौन आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में 712 ईस्वी में, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली,
तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ये किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किसकी नींव रखी थी? तो गुलाम वंश की नींव रखी थी और कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा करवाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। क्या नाम था उसका? इल्तुतमिश नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जजिया कर लागू किसने किया था? अर्थात जजिया कर लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो फिरोज तुगलक को जाता है। किसने लागू किया था? फिरोज तुगलक ने कौन सा कर लागू किया था? तो ये जजिया कर लागू किया था। किसने लागू किया था? जजिया कर लागू किया था फिरोज तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। और बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो अकबर का शासनकाल चला था 1556 से लेके सन 1605 तक अकबर का शासनकाल चला था। अकबर का शासनकाल चला था 1556 से लेके सन 1605 ईस्वी तक। और अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर अर्थात अकबर सभी धर्मों को समान मानता था और दीन ए इलाही धर्म में जो यहाँ पर इबादत खाना बनाया था, तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग एकत्रित होकर वहाँ पर क्या करते थे कि सभा लगती थी और जहाँ सभी धर्म के लोग एकत्रित होते थे और वहाँ पर वार्तालाप होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं? अर्थात किस तरह के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी जो भोसले थे, शिवाजी के जो दरबार में जो इनके मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों का जो ग्रुप था वो अष्टप्रधान कहलाता था। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि, यहाँ पर सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो नील विद्रोह से बिहार और यहाँ पर बंगाल, बिहार और बंगाल जो थे तो नील विद्रोह से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे। चलिए बिहार में ही चंपारण आंदोलन हुआ था सन 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, करो या मरो का डू एंड डाई का नारा भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। यहाँ पर देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। कब चलाया था? 1942 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? अर्थात महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यहाँ पर देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त है और इनको गीतांजलि पुस्तक लिखी थी 1913 में। जो गीतांजलि नामक पुस्तक पर ही इन्हें नोबेल का प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1928 ईस्वी में की थी। सन 1928
सन 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इसके माध्यम से इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, नरबलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया था और इसका समापन भी राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का प्रणेता राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कमेंट में यहाँ पर आंसर दीजिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और किसने प्रारंभ किया था? कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इसका आंसर बताइए कि असहयोग आंदोलन कब एवं किसने शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पुराना नाम क्या था? तो भारत का पुराना नाम क्या था? यहाँ पर देख रहे हैं जय संहिता। तो ये जय संहिता भारत का पुराना नाम नहीं है। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट ये गलत हो गया है। भारत का पुराना नाम की अगर बात किया जाए तो भारत का पुरान पुराना नाम है आर्यावर्त। अगर भारत के बारे में बात की जाए तो भारत का पुराना नाम क्या है? भारत का पुराना नाम है आर्यावर्त। और यहाँ पर अगर जय संहिता की बात की जा रही है तो ये महाभारत का नाम, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। महाभारत का नाम है जय संहिता। और यहाँ पर देख रहे हैं भारत का जो पुराना नाम है वो है आर्यावर्त। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर देख रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम की वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। तो कुंडल ग्राम के वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी जो थे ये कौन से धर्म से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक थे और ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश दिया था, अर्थात महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने दिया था प्रकृति भाषा में। कौन कौन सी भाषा में दी थी? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया था वो प्रकृति भाषा में दिया था और जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो है पटना बिहार में पड़ता है और बिहार का ही प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। और जो मगध का आसपास का क्षेत्र पड़ता है, मगध भी इसी पाटलिपुत्र को ही मगध के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? अर्थात महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे जमाली थे। कौन थे? जमाली। और ये जमाली कौन थे? तो महावीर के ही दामाद थे जमाली, जो ये इनके प्रथम अनुयायी बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी? तो मौर्य वंश की नींव डाली थी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी घनानंद से। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, यहाँ पर घनानंद लिखा है तो यहाँ पर घनानंद ये आपका रॉन्ग है। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था कब? जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग जो है ये पड़ता है, कलिंग पड़ता है, कलिंग आपका पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा में ही कलिंग स्थित है। उड़ीसा को ही पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था
अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और घनानंद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जो हैं ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव, और ये गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक, ये तलवंडी आपका पंजाब में ही पड़ता है, तलवंडी में ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में ही 1469 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था 1931 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद भारत को आज़ादी दिलाने के पश्चात ये स्वयं ही ब्रिटेन वापस लौट गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 ईस्वी में। कब पास किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया सन 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया सन 1773 ईस्वी में। और इसके पश्चात रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बिहार, यहाँ पर बंगाल में प्रथम न्यायालय जो बना था, प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, तो प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में, सन 1774 में की गई थी। किसके माध्यम से, किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के माध्यम से ही सन 1774 में बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में ही वहाँ पर प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देख रहे हैं पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंगाल विभाजन निरस्त किया गया, अर्थात बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन निरस्त किया गया बंगाल विभाजन किसने निरस्त किया था? तो बंगाल विभाजन निरस्त किया था सन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही सन 1916 में, सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही बंगाल विभाजन निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल की गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसको निरस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैत शासन को, अर्थात इसे इंग्लिश में डायरकी कहते हैं। द्वैत शासन अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था। तो द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? तो द्वैत शासन को लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी किसके शासनकाल में भारत आए थे? इस मतलब किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पर अब्दुल हामिद लाहौरी किसके शासनकाल में थे? तो शाहजहां के, अर्थात शाहजहां के ये दरबारी कवि भी थे। अहम अब्दुल अहम अब्दुल हामिद लाहौरी ये जो थे, ये अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे, ये एक चित्रकार थे। इन्होंने ही शाहजहां के राज दरबार में थे। इन्होंने जब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो इसका पूरा नक्शा किसने तैयार किया था? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने ही तैयार किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी, सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और वो भी कहाँ की थी? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी, सरोजनी नायडू थी, और ये उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, सुचेता कृपलानी। सुश्री सुचेता कृपलानी जो थी, वो उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सख संबंध। यहाँ पर देखिए सख संबंध नहीं बल्कि सख संवत है। यहाँ पर संवत, यहाँ पर संवत है। यहाँ पर सख संवत और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में बात की जा रही है। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था ये 78 ईस्वी में। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, तो एक विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, जो कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। और शक संवत भी प्रारंभ हुआ था, ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग इसी के आधार पर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रणेता या जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट कनिष्क जो थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये महायान। सम्राट जो कनिष्क थे, तो किसके अनुयायी थे, किस धर्म के? तो महायान। यहाँ पर महायान जो है, ये महायान महायान के थे। चलिए हीनयान और महायान, ये आपका जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ये हीनी दो गुटों में बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। तो यहाँ पर कनिष्क जो थे, तो ये महायान के ही प्रणेता मतलब प्रवर्तक बने थे, अनुयायी बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। और ये सबसे प्राचीन मंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही उल्लिखित है। यहाँ पर देखते हैं गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। कब दी थी? सन 1657 ईस्वी में दी थी। सन 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद क्या है? ये एक प्रकार का उपनिषद है। और मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है हमारा है, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का जो एक प्रकार का क्या है, ये राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते हैं। और इसका अर्थ होता है सदैव सत्य की ही विजय होती है, अर्थात सदैव सत्य की ही विजय होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल। इस समय पहले बिहार में पड़ता था लुम्बिनी, इस समय नेपाल में है लुम्बिनी। नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली के नेता 1857 में बरेली के नेता कौन थे? खान बहादुर थे। 1857 के बरेली के विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर थे। और यहाँ पर देखते हैं 1857 में ही कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था कानपुर में? तो ये संभाला था नाना साहब और तात्या टोपे ने। और इलाहाबाद का किसने संभाला था? तो इलाहाबाद का संभाला था लियाकत अली ने। अगर बिहार में जगदीशपुर की बात की जाए तो वहाँ पर संभाला था कुंवर सिंह ने। अगर झांसी की बात की जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई अर्थात मनुबाई ने झांसी का विद्रोह वहाँ का संभाला था रानी लक्ष्मीबाई ने। और यहाँ पर 1857 में जो लखनऊ के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल जो थी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम्पी। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे चौहान वंश के थे। पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के थे। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान से आया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, सन 1191 ईस्वी में। इसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसके बाद जो 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने, वो भी छल कपट करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? अर्थात प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ? तो ये प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद में मगध की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो महाजनपद में मगध की राजधानी राजगृह थी। कहाँ पर थी? राजगृह थी। मगध का जो आसपास का क्षेत्र है वो बिहार के आसपास क्षेत्र मगध कहलाता था। चलिए मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और ये मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का प्रथम आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली जो पहला व्यापारी था वो वास्को डिगामा था जो भारत आया था 1498 ईस्वी में। इसके बाद ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की उसने स्थापना की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में और ये 1918 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समापन हुआ था 1918 में और शुरुआत हुई थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूका आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? यानी कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 में ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो ये देखिए, ये सारे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इतिहास की हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि 100 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो हमारी ये कैसी लगी हमारी ये क्लास? हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। Thank you so much for watching this video.